पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है? बहुत सारे पेरेंट्स लोग होते हैं जो पेरेंटिंग का मतलब ये समझते हैं कि मुझे बच्चे को रोज का जो जरूरी सामान है, खाने पीने से लेकर उड़ने पहनने से लेकर स्कूल में नाम लिखवाने तक, ये पेरेंटिंग का अर्थ नहीं हुआ। पेरेंटिंग का अर्थ हुआ उस पे आप बच्चे पे देखिए कि वो अनुशासन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कहीं गलत संगत में रह रहा है कि नहीं है। आजकल बच्चों को टीवी का, मोबाइल का बहुत एडिक्शन होता जा रहा है। बिना मोबाइल के बच्चा खाना भी नहीं खाता है, स्कूल से आता है तुरंत टीवी देखने बैठ जाता है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मोबाइल देता कौन है? पेरेंट्स देते हैं। जैसे ही जब बच्चा 2 साल 3 साल के जब होते हैं, बच्चा जब रोता है, मम्मी कुछ काम कर रही होती है तो मोबाइल पकड़ा देते हैं। हाउ टू हैंडल टीनेजर्स? कम उम्र में ही एक बच्चा या बच्ची अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन उनको बहुत अर्ली एज में ही होता है। बच्चे जो होते हैं, बच्चे या बच्चियां होते हैं, जब यौन अवस्था में एंट्री करते हैं तो उनके अंदर नाना प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं और इमोशनल भी रिलीज होते हैं। ये प्राकृतिक है और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जंक फूड बहुत चल रहा है, हर बच्चा जंक फूड के लिए बहुत डिमांड करता है कि मुझे बाहर का खाना है, मैगी, चाउमीन और ये सारी चीजें खानी है। जंक मीन्स कचरा, फूड मीन्स खाना। नेम इटसेल्फ कैन एबल टू अंडरस्टैंड कचरा खाना। बच्चे का आजकल का जो फोकस है वो पढ़ाई पे नहीं है, तो हम बच्चे का कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ाएं? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने अपेक्षाओं को थोपते हैं। जैसे वो बनना चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं बन पाए, तो ये चीज को अपना जो नहीं कर पाए अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बाय प्रोफेशन ही इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वो फाउंडर है अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के। तो आइए जानते हैं हम उनसे क्या खास है उनके स्कूल में, और ये स्कूल बिहिया बिहार में है। सर, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूं आपका हमारे इस शो में। थैंक यू सर, आपने इस इवेंट में आपने बुलाने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। डॉक्टर गणेश, हम जानना चाहते हैं आपके स्कूल के बारे में, क्या खास है आपके स्कूल में और कब शुरू किया आपने ये स्कूल? कौन से सन में आपने ये स्कूल शुरू किया? हमने इसको जो स्कूल है 2017 में हमने पहला इसको नींव रखा, जिसमें मात्र 44 बच्चे थे और धीरे-धीरे करवा बढ़ते गया और आज के डेट में जो हेड ब्रांच है नियर अबाउट 1000 स्टूडेंट है और साथ ही साथ अ, 3 ब्रांचेज ओपन कर रखे हैं जिसमें अलग-अलग जगहों पे है और साथ ही साथ जो मेरे टोटल जो अल्फा ग्रुप का जो फैमिली है, आज की डेट में लगभग 200 नियर अबाउट फैमिली हो चुकी है। ओके, ओके। ये बिहार में एग्जैक्टली कहाँ पर है? एग्ज़ैक्टली ये बिहार में भोजपुर जिला के बिहियां में है और एक जगदीशपुर में है और एक जो है बहुत जल्दी ही ओपन होने जा रहा है जो प्यूरो प्रखंड के धोबीघटवा के पास ये इस ईयर ओपन हो रहा है। और साथ ही साथ एक मेरा और स्कूल है जो अल्फा किड्स वर्ल्ड के नाम से है, जिसका अभी चल रहा है। उसमें जो छोटे-छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले बच्चों के लिए वो स्कूल भिया में रखा गया है। ओके। सर, स्कूल खोलने के पीछे आपका मोटिव क्या है? क्योंकि हर प्रिंसिपल के या हर फाउंडर का एक मोटिव होता है कि हमें कुछ अच्छी शिक्षा देनी है, उच्च शिक्षा देनी है समाज में। तो सर, आपका क्या मोटो है? देखिए, जब हमने पढ़ाई जब साउथ इंडिया से हमने बीटेक कंप्लीट किया, उसके बाद जब हमने दिल्ली ऐसे शहरों में जाके हमने जॉब किया और आने के बाद देखा कि जो बिहियाँ का जो स्तर है, वो पढ़ाई के मामला में नीचे था। तो उसको हमने सोचा कि हमें इस मुहिम में शामिल होना है और मिलकर इस हमारी जो सोसाइटी को है एक अच्छा माहौल देना है, अच्छा डेवलपमेंट देना है, अच्छा एजुकेशन देना है। ओके। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे पास परसेंटेज आ रही हैं वो, अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की इस इंडिया के अंदर, तो लिटरेसी रेट जा रहा है 72% और 28% आज भी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है
चाहे किसी भी कारणों से। तो मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे स्कूल्स का खुलना हमारे भारत में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इसी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डॉक्टर गणेश, कहाँ से कहाँ तक है आपका स्कूल? कौन-सी क्लास से शुरू होता है और कौन-सी क्लास तक है आपके स्कूल? मेरा जो स्कूल है नर्सरी क्लास से 10 क्लास तक चलता है। अच्छा, सो इसको आगे भी बढ़ाने का आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि 12th तक हो जाए? क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन फर्स्ट में होता है तो माँ-बाप यही चाहते हैं कि कि 12वीं तक स्कूल हो, बच्चा एक ही साथ 12वीं पास करके निकले। अभी मेरा कोशिश है और लगातार कोशिश रहेगा और हमारी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं और बच्चे का प्यार दुलार मिला तो हम बहुत जल्द ही अप टू 12 तक हम अपग्रेड कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस क्या रहते हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल ऐसा है कि उसमें गरीब से गरीब बच्चा, गरीब से गरीब तबके के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ सके। मेरा मोटो यही है कि जो भी मतलब थोड़ा-सा भी वो एक्सपेंस करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मतलब हमेशा एडमिशन फ्री रखते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ नहीं रहता है। सिर्फ़ एक स्टार्टिंग जो है फ़ी वो 400-500 से स्टार्टिंग है और वो एकदम लगातार वही रहता है। तो मतलब एक एफोर्डेबल प्राइस है जो कोई भी एक पेरेंट्स जो है अपना ये फ़ी देकर अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। मेरा मकसद यही है कि उनके फ़ी से जो भी हमारे साथ सहयोगी हैं, उनका जो मेहताना है, उनको हम दे सकें। बस मेरा यही मकसद है कि उनसे मैं लेकर जो जो भी हमारे टीचरगण हैं, चाहे जो भी है, उनको हम दे सकें। क्योंकि ये हमारा जो है एक प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसमें कोई सरकार द्वारा कोई फंडिंग नहीं होती है। तो नहीं इसी की वजह से थोड़ा बहुत जो है मुझे एक फ़ी लेना पड़ता है। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली, क्योंकि अगर हम कहीं न कहीं फ़ीस लेते हैं तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, हम फ़ी पे कर रहे हैं, वो सीरियस भी रहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि अगर सारी चीज़ें फ्री होने लगेंगी, तो वो एक सीरियसनेस मिसिंग हो जाती है। हाँ, और मेरा मकसद ये भी है कि उनसे यदि हम ₹500 ले रहे हैं, तो उसके बदले में मैं 4 गुना रिटर्न करके दूँ। मतलब जो हमारे स्कूल की तरफ से जो क्वालिटी है, वो हमें उनके बदले में वो रिवर्स उनको मैं दूँ। यही मेरा ख़ासियत है। डेफ़िनेटली बहुत अच्छी सोच के साथ आप अपना स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि ₹500 आज के समय में कोई ज़्यादा नहीं है, कोई भी पेरेंट्स निकाल सकता है। तो ये ऐसे स्कूल्स की मुझे लगता है भारत में आज के समय में बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम फैसिलिटी की बात करें, तो आपके स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटीज़ हों जो बच्चों को मिल सकें। तो उसके बारे में बताइए कुछ। एजुकेशन से सबसे पहले ऊपर हमको लगता है कि सेफ एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। हमारे विद्यालय में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं है और साथ ही साथ उसमें एक चौकीदार है जो हमेशा उसपे तैनात रहते हैं। और एजुकेशन लेवल की बात कहा जाए तो हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ओवर डेवलपमेंट पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जैसे उन्हें आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक एंड स्पोर्ट एंड एवरीथिंग पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे जो भी जिस क्षेत्र में बच्चा आपका आगे बढ़ेगा, उस क्षेत्र में हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नहीं, डेफ़िनेटली, क्योंकि आजकल पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे भी पेरेंट्स ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आगे बढ़े, और साथ ही में देखा ये गया है कि इंग्लिश का आज के समय में बहुत चलन हो रहा है ना? हर फ़ील्ड में इंग्लिश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के समय में, और तो इंग्लिश पे कितना फ़ोकस किया जाता है आपके स्कूल में? थोड़ा-सा 1 मिनट में बताऊँगा कि मैं पेरेंट्स को भी यही बात सिखाता हूँ कि यदि आप कोई भी बच्चे का कोई भी अगर उसका सामान उठाकर अगर देखेंगे, तो उसमें हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। तो इस चीज़ को मैंने बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हम अपने जो बच्चे वीक होते हैं प्लस जो थोड़ा-सा भी इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, उनके एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश स्पोकन क्लास भी चलता है, जिससे बच्चे जो है बहुत जल्दी फ़ास्ट कम्युनिकेट कर सके एक-दूसरे के साथ और हम इंग्लिश को सबसे ऊपर ही रखते हैं।
तो ये स्कूल में ही आप चलाते हैं स्पोकन क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, या स्कूल के बाद में चलाते हैं, या जो टाइम टेबल के साथ में ही इसको आप नहीं, ऑफर करते हैं? इसको हम टाइम टेबल में ही इसको इंक्लूड करके हम पढ़ाते हैं इसको। उसके लिए एक अलग से टीचर को हायर किया गया है जो काफ़ी इस मामले में एक्सपर्ट हो, तो वही करते हैं, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, वही पढ़ाते हैं। ओके। और अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बच्चा कहीं न कहीं डिसिप्लिन सीखने जाता है। तो डिसिप्लिन का आपके स्कूल में क्या रोल है? क्योंकि डिसिप्लिन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट इन द स्कूल। हमारे जो भी हमारे विद्यालय में है, सबका अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँटा गया है। डिसिप्लिन इंचार्ज अलग है। डिसिप्लिन इंचार्ज जो है अपना हर उनका भी एक क्लास है, उनका भी एक पीरियड है, वीक में 1 से 2 पीरियड उनको दिया जाता है। उनको डिसिप्लिन पे ज़्यादा फ़ोकस रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो डिसिप्लिन मस्ट है। डिसिप्लिन हम बच्चे लोगों को सिखाते हैं और वो बताया भी जाता है कि घर पे भी इस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, एक एजुकेशन के साथ में या क्वालिफ़िकेशन के साथ में एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। बच्चे की पर्सनैलिटी निखर के आती है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके स्कूल से बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे निखर सकती है? हाँ, ये चीज़ तो हम जब बच्चा जो ये नर्सरी क्लास से ही जब आता है तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ही काम करते हैं। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, तो उसके लिए भी एक अलग से जो ट्रेन्ड टीचर हैं, उनको लगाया गया है और साथ ही साथ जब हम बीटेक करते हैं तो हम बीटेक होल्डर हैं, तो इसमें एक हमें बुक भी पढ़नी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में कैसे रखना है। तो ये सब चीज़ें पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और यही सब सारी चीज़ें हैं, जो हमें सभी जगह हमें बुलावा आ रहा है कि आप यहाँ पे एक स्कूल ओपन कीजिए, यहाँ पे खोलिए। यही सब हमारी जो खूबियाँ है, इसके वजह से मैं हूँ ये। हाँ, हमने आपके बारे में पढ़ा, हमने आपके बारे में यूट्यूब में देखा, आप अपने स्कूल में बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं समय-समय पर, है ना? तो वो जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और जो उन प्रोग्राम्स में एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या आपके स्कूल के बच्चे ही करते हैं वहाँ पर, या आप कहीं बाहर से लोगों को हायर करते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। फंक्शंस के, एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए। जैसे जो भी हमारे जो आर्ट होता है, चाहे ड्रामा होता है, तो इस जो भी ये टीचर हम बाहर से हायर करते हैं, जो एक्सपर्ट हो और स्कूल में ही हम लर्निंग दिलवाते हैं। जैसे सप्ताह में, वीक में 2 डेज़ डांस का रखा गया है, 2 डेज़ म्यूज़िक का रखा गया है, लेकिन जो टीचर है उसमें एक्सपर्ट है। तो हमारा मकसद है कि बच्चों को प्रैक्टिकली करके ज़्यादा दिखाया जाए। मतलब किताबी कीड़ा नहीं बनाना, उस हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। जैसे कल्चरल प्रोग्राम हुआ, जैसे अभी छठ पूजा हुआ, उसके बारे में एक बहुत बढ़िया से एक-एक पहलू को हमने बच्चों को एक्टिंग कराकर, ड्रामा कराकर दिखाया गया। फिर इससे पहले एक दीपावली था, तो दीपावली पे राम जी को अयोध्या से बाहर क्यों जाना पड़ा? जब आए तो उनको वहाँ की जनता ने कैसे उनको स्वागत किया, साथ ही साथ जब वो वनवास में थे, तो उसमें उनको क्या-क्या कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं। इसी तरीक़ा से हमारे जो भारत से संस्कृति से भी जुड़े रहते हैं और उन्हें हर चीज़ पे हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सो व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात डॉक्टर गणेश ने यहाँ पे टच की है कि हम पढ़ाई के साथ-साथ हम बच्चों को संस्कार की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को ज़मीनी हकीकत से जुड़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना भी एजुकेशन। तो बहुत अच्छे थॉट के साथ ये स्कूल को आगे रन कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूल दूसरे स्कूल से क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पूरे भारत में कई तरीके के स्कूल चल रहे हैं, हर स्कूल का अलग मोटो होता है, हर स्कूल कुछ अलग थीम के साथ है, तो आपका स्कूल इतना क्यों डिफरेंट है? हर तरीके से है। जैसे हम पहले ही बताया कि सबसे पहले हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं और साथ ही साथ जो हमारा एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड है, उसमें बहुत सारे स्कूल में जो है खेलने की जगह नहीं है। तो उसमें हमारे कम से कम 1 एकड़ में प्लेग्राउंड भी है। उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है आराम से पीटी पीरियड भी कर सकते हैं, असेंबली भी कर सकते हैं। तो हमारा जो भी स्कूल है, ये जो
एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट है उससे हम फिलफुल है। और साथ ही साथ हमने बताया भी कि हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद है कि बच्चे पे होलिस्टिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हम देते हैं, ताकि बच्चे को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हर सब्जेक्ट पे हम ध्यान देते हैं। और साथ ही साथ हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, इसमें कंप्यूटर लैब, योगा, डांस, म्यूजिक, मतलब हर तरीके से हम हमारी टीम और हम उस पे एक्टिव रहते हैं और ये चीज़ जो है काफ़ी पेरेंट्स को अच्छा लगता है। डेफ़िनेटली, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो आपने बताई हैं, ये हर स्कूल्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, वो जहाँ पर भी पढ़ने जा रहा है उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें। वो एजुकेशन के साथ-साथ वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स, नई फ़ील्ड्स भी हमारे भारत में आज के समय में आ रही हैं एजुकेशन के साथ-साथ, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर फील्ड में आगे बढ़े। गरीब बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? उनके लिए क्या प्रोविज़न्स हैं आपके स्कूल के अंदर? जब से हमारा स्कूल खुला हुआ है, तब से ही मैं एक मार्च और अप्रैल मंथ के बिटवीन में हमारी जो टीम है और साथ में मैं भी मिल-मिल कर जाकर डोर टू डोर हम फॉर्म भरवाते हैं। वो उसका स्कॉलरशिप फॉर्म के नाम से हम उसको रखते हुए हैं और उसके बाद फॉर्म कलेक्ट करके हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद हमें लगता है कि इसमें से हमें हमेशा हर विद्यालय में टॉप 25 बच्चे को हम अपने विद्यालय में सेलेक्ट करते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम पढ़ाते हैं। ना कि अकॉर्डिंग जो बिहार सरकार या जो भी का रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, हमारे स्कूल के रूल के अनुसार ये चीज़ हमेशा करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ ऐसा है कि जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, अचानक गौर न करें कि उनके साथ कुछ हो। अगर तत्कालीन कुछ उनके पिताजी के साथ कुछ हो जाता है, घटना घट जाता है, तो उनके लिए हम एकदम खड़े रहते हैं और ऐसे कितना हुआ है, ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब अकाल मृत्यु हो गई, तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट में जितना तक हमारी विद्यालय चलते हैं, उन्हें फ्री में पढ़ाते हैं। डॉक्टर गणेश, आपने बहुत अच्छा बताया कि गरीब बच्चों के लिए भी आपके स्कूल में आपके स्कूल के दरवाजे ओपन हैं और उनको किस तरीके से आप अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में स्कूल्स, अगर हम स्कूल्स की बात ही कर रहे हैं तो कहें कि वो एक मनी मेकिंग बिज़नेस है। मगर मुझे आपसे बात करके ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपके स्कूल में कुछ मनी मेकिंग का कुछ चल रहा है। तो डेफ़िनेटली उन बच्चों को फ़ायदा होने ही वाला है, उन पेरेंट्स को फ़ायदा होने ही वाला है अगर वो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों इसका वजह मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 5 साल का था, तो अचानक मेरा पिताजी थे, वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो दूर होने के बाद फिर दादाजी थे, तो दादाजी का भी जब मैं 5वीं क्लास में था, तो उनका भी सडनली डेथ हो जाता है। तो उसके बाद जो हमने पढ़ाई में झेला है, जो हमने स्ट्रगल किया है, वो मैं खुद जानता हूँ। तो मेरा सोच यही है कि जो मेरे साथ गुज़रा है और जितना भी हो सके, मेरे से जितना हेल्प हो सके, उस चीज़ को मैं हमारे जैसे बच्चे को मैं अपना हेल्प करता हूँ, ताकि दुनिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हमारे से अगर कुछ बच्चे का ज़िंदगी सँवर जाए, तो मेरे लिए वही सक्सेसफुल रहेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर गणेश यहाँ पर एक हेल्पिंग हैंड बनकर भी उभर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी माँ-बाप के लिए जो अपने बच्चों को शिक्षा तो देना चाहते हैं, मगर वो किसी कारण से अगर नहीं दे पा रहे हैं और वो भी या बिहार के आस-पास रहते हैं, तो वो डॉक्टर गणेश से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनके स्कूल में अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणेश, एज़ अ फाउंडर, व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के, आप बच्चों से बात करते हैं, आप टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपका लीडरशिप स्टाइल क्या है? अ मेरा जो लीडरशिप फाउंडर में है, मेरा क्या है कि जो भी हमारे स्टाफ है कहे या फैमिली के हैं, उससे मैं एकदम इमोशनली कनेक्ट रहता हूँ और उनको दुःख और सुख में साथ रहते हैं
और दूसरा चीज़, जो भी मैं काम करता हूँ, उसमें 100% डेडिकेटेड के साथ काम करते हैं और हमेशा स्टाफ कहा जाए या परिवार कहा जाए, उन लोगों से मैं बी पंक्चुअल हमेशा रहता हूँ और जो चीज़ करता हूँ, उसके बारे में एक गहन स्टडी करते हैं और सोच जो है मेरा हमेशा ऊपर रहता है, ताकि इस संस्था को मैं कहाँ से कहाँ ऊपर लेके चलूँ, यही मेरा लीडरशिप स्टाइल है। बिल्कुल सही कहा, लीडर लीडर वही होता है जो जो सबसे आगे चलता है और जो सबकी सुनता है, सबकी राय लेके आगे चलता है, सबको साथ लेके आगे चलता है। डेफिनिटली दिस इज़ अ गुड लीडरशिप स्टाइल यू हैव एक्सप्लेन्ड सर। Uh, sir, how you are maintaining your relationship building with the students and their parents, उसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ में। बच्चों बच्चों को तो पहले मैं बताता हूँ कि आपका जो क्लास में और स्कूल का रूल रेगुलेशन क्या है, उस पे आप फ़ॉलो कीजिए। उसके साथ-साथ मैं बच्चे के साथ हमेशा मतलब जो भी बच्चे हैं, उनके साथ एक इक्वलिटी बिहेव करते हैं और साथ ही साथ उनके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हो, वो हमें बता सके। एज़ ए फ्रेंडली भी रहता हूँ कि उनके पास जहाँ भी अगर पढ़ाई में समझ नहीं आता है या जो भी उनके स्कूल में मेरे द्वारा कमी हो, वो अचानक या मतलब बेझिझक मुझसे बता सके। और साथ ही साथ उनको हम हमेशा गाइडलाइन करते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं और साथ ही साथ बीच में जब वो डीमोटिवेट होते हैं, तो हम जाकर उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। यही मेरा बच्चे के साथ कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी और साथ ही साथ आप जानते भी हैं कि मैं एक पेरेंट्स मोटिवेटर हूँ, तो पेरेंट्स के लिए मैं ईयर में 2 बार या 3 बार मैं पेरेंटिंग वर्कशॉप रखता हूँ, जिसमें पेरेंट्स को एक पूरी तरह मोटिवेट करता हूँ और वर्कशॉप लगाकर उसपे बहुत सारा इवेंट कर कर और आर्ट करके, ड्रामा करके उनको बताया जाता है एज़ ए पेरेंटिंग पे। हम्म, ओके बहुत बढ़िया तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। सर आज के समय में एक स्टूडेंट को एक टीचर की ज़रूरत है या फिर एक मेंटर की ज़रूरत है? मुझे लग रहा है कि टीचर का काम है एक सब्जेक्ट पे उसे गहन ध्यान देना और मेंटर का भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना, अच्छा सोच देना। तो मुझे लगता है कि दोनों को ही ज़रूरी है। टीचर और मेंटर दोनों ज़रूरी है और समय-समय पे टीचर अपना काम करे, समय-समय पे मेंटर काम करे, तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों बोथ की ही नीड है। बहुत सही समझाया आपने बच्चों को जितनी ही ज़रूरत एक टीचर की होती है, उतनी ही रिक्वायरमेंट एक मेंटर की भी होती है क्योंकि मेंटर का अलग रोल होता है, टीचर का अलग रोल होता है। डॉक्टर गणेश अगर आप एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो वो क्या चेंज लाना चाहेंगे? अभी तक देखिए 10वीं क्लास में लीगल स्टडी के बारे में कोई सब्जेक्ट नहीं है। 12th क्लास में है, लेकिन अप टू 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक लीगल स्टडी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। सिंगल इवन 1 पेज भी पे नहीं है। तो लीगल स्टडी जब रहेगा तो उन्हें पता चलेगा कि यदि किसी को हम किसी का सामान चुरा लेते हैं, तो उसपे कौन-सा धारा लगना चाहिए और कितने बरस का जेल होगा, कितना फाइन होगा। इसी तरीके से अगर यदि हम किसी लड़की को छेड़ देते हैं, तो उसमें कितने साल का सज़ा होगा, कितने साल का मतलब फाइन होगा, चाहे जो भी होगा। मतलब एज़ ए हर तरीका का उसमें लीगल स्टडी में रहता है, क्योंकि जब बच्चे जो होते हैं उसमें यौन अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों को समझ में नहीं होती है। यदि हमको लगता है कि ये सब चीज़ों को समझा दिया जाए पहले, तो इस चीज़ करने से बचेंगे। तो मेरा यही रहेगा कि उसमें लीगल स्टडी को उसमें इंक्लूड करने के लिए। तो आप चाहते हैं और साथ ही साथ उसमें जैसे जो बच्चियाँ होती हैं, उसे पीरियड के लेकर भी बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या शिक्षक होते हैं, मतलब जो भी इनकी शिक्षिकाएँ होती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है। तो हम ऐसे तो हमारी जो स्कूल में जो मैडम लोग हैं, इस चीज़ पे हमारा फ़ोकस होता है, करवाया जाता है। तो आप चाहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही मतलब 10वीं क्लास से ही
ऐसी नॉलेज थोड़ी सी देनी चाहिए सो दैट कि बच्चा अवेयर हो जाए, क्योंकि वो टीनेजर है, अपनी उम्र में जा रहा है ना। तो अगर वो पहले से ही अवेयर होगा तो कोई ऐसा अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेगा। एक्शन नहीं लेगा। ये बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमारी बात ये सुन रही है, तो उनको इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर या बुक्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स भी इंक्लूड करने चाहिए, जिसमें सेक्शंस भी कवर हों। तो जैसा कि हमने बताया, डॉक्टर गणेश एक ऑथर भी हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और साथ ही वो एक पेरेंटिंग कोच भी हैं। तो आइए कुछ पेरेंटिंग टिप्स जानते हैं कि पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। सो डॉक्टर गणेश, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग होते हैं, जो पेरेंटिंग का मतलब ये समझते हैं कि मुझे बच्चे को रोज़ का जो ज़रूरी सामान है, खाने-पीने से लेकर, ओढ़ने-पहनने से लेकर, उनके स्कूल में नाम लिखवाने तक। तो मैं इन बताना चाहूँगा कि ये पेरेंटिंग का अर्थ नहीं हुआ। पेरेंटिंग का अर्थ हुआ उस पे आप बच्चे पे देखिए कि वो अनुशासन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कहीं गलत संगत में रह रहा है कि नहीं है, बच्चे को विकास कैसे हो। तो आज के डेट में ये बहुत सारे कम पेरेंट्स हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि मतलब यही यही समझते हैं कि पेरेंटिंग का अर्थ यही हुआ, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि नहीं, आप अपने बच्चे पे देखा जाए, सबसे पहले उनको ये देखिए कि आपके बच्चे जो है शुरू से ही उसको अनुशासन में रखना है। क्योंकि जो बच्चे छोटे से जब बड़े होते हैं, तो कोई गलतियाँ करते हैं, तो उसमें हम लोग नहीं टोकते हैं, नहीं रोकते हैं और नहीं सिखाते हैं कि नहीं इस तरीके से रहना है। और वही चीज़ क्या होता है, एक आदत सी लगी चली जाती है। तो कहीं न कहीं वो आदत बन जाता है और वो बहुत एक बड़ा घाव की तरह हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर जो घर में हस्बैंड वाइफ हो, मतलब जो बच्चे लाडला का माता-पिता हो, कभी-कभी अपने में झगड़े कर लेते हैं, बकझक कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचना होगा। क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं, वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी की तरह होते हैं। बच्चे को जो आप सिखाना चाहते हैं, आप बोलकर सिखाना चाहते हैं, वो नहीं करता। बच्चे वो सीखते हैं, जो आप करते हैं। तो ऐसे एकदम बच्चे जो है एकदम फ़ोटोकॉपी की तरह होते हैं, ज़ेरॉक्स कॉपी की तरह होते हैं। आप जैसा करेंगे, बच्चा वैसे ही करेगा। और बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पड़ेगा आपको। आज के डेट में क्या हो गया है कि एकल परिवार हो गए हैं। उसमें एक हस्बैंड और वाइफ और एक बच्चा रह रहा है। पहले के ज़माने में क्या था कि पूरा फैमिली रहती थी, संयुक्त परिवार रहता था, उसमें कुछ दादी जी से कुछ सीखना मिल जाता था, कुछ दादाजी से मिलता था, कुछ अंकल से, तो कुछ न कुछ वहाँ से मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में वो सिंगल पेरेंट्स हो गए हैं, सिंगल फैमिली हो चुकी है, तो उसमें आपको बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। तो कम से कम वीकेंड में एक बार जाएँ और उनका जो रोज़ का बिहेवियर है, उस पे आपको गहन ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से बच्चे जो है कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, तो ये सब सारी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने बच्चे के साथ आपको फ्रेंडली बिहेवियर में कनेक्ट होना है। अपने बच्चे के साथ इमोशनल और फ्रेंडली जब कनेक्ट हो जाएँगे, तो जो कोई भी बात आपसे छुपाएगा नहीं और जो कुछ भी होगा आपसे सडनली बताएगा। तो ये सब चीज़ आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। और थर्ड थिंग्स ये हुआ कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपका बच्चा जो है लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं करता है। तो सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये नहीं करना है, क्योंकि जबकि वो उस बच्चे को अरे-तरे बोलना या किसी को गाली देना, वो एक आदत सा ही डेवलप होते जाता है। तो जब जब बच्चे छोटे होते हैं, उस समय आप टोक देंगे, तो बड़ा होगा तो वो चीज़ नहीं बोलेगा। कितना बार आपने किसी फैमिली में गए होंगे, देखे होंगे, वो अपने बहन को बहन नहीं दीदी नहीं कहता है। वो भाई को बड़ा भाई नहीं कहता है नाम और वो नाम से बुला हाँ, नाम से पुकारता है। तो हमने इस चीज़ को रीड भी किया था और हमने यही कारण है कि वो शुरू से उन्होंने नहीं टोका, नहीं टोकने की वजह से एक आदत सी बनती गई। जब बड़ा होता है
तो इस चीज़ से कहने में असहज फ़ील करता है। तो ये सब सारी चीज़ें पे ध्यान देना है, तब जाके आपके बच्चे में इसको पॉजिटिव पेरेंटिंग कहेंगे। पॉजिटिव पेरेंट बहुत अच्छे से समझाया आपने, काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने सामने रखे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है, किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज की फैमिली बहुत न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है। जहाँ पहले परिवार बहुत बड़े परिवार होते थे, आज वहीं 2 या 3 या 4 में सिमट के रह गए हैं। तो उन न्यूक्लियर फैमिली में भी कैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग होनी चाहिए, यही आज हम समझ रहे हैं। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है डॉक्टर गणेश की संस्कार क्या होते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? संस्कार के बारे में ऐसे तो देखिए, पहला जो पाठशाला होता है वो घर से ही होता है और दूसरा जो है स्कूल है। तो संस्कार जो है पहले हम घर से ही उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब घर में ही आपका माहौल उस तरीका से नहीं रहेगा, तो बच्चे को पहले घर से संस्कार स्टार्ट करना है और साथ ही साथ टीचर भी स्कूल वाले भी संस्कार के बारे में एक जो मोरल स्टडी होता है, उसपे संस्कार के बारे में उसको बताया जाए, समझाया जाए और अपने पेरेंट्स को भी देखना है कि हमारे बच्चे जो है किसके साथ हैं। अगर आप खूब संस्कार सिखा रहे हैं, स्कूल वाले खूब संस्कार सिखा रहे हैं और आपके बच्चे जो है गलत बच्चे को साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, तो गलत संस्कार सीखेगा। तो संस्कार अच्छा सिखाना है और साथ ही साथ देखना भी है कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। सराउंडिंग्स की बात करें तो हमारी सराउंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल अच्छा होना चाहिए। बच्चा जिसके साथ बैठेगा, जिसके साथ उठेगा बैठेगा, वही उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। प्रिवेंशन ऑफ नेगेटिव मीडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल बच्चों को टीवी का, मोबाइल का बहुत एडिक्शन होता जा रहा है। बिना मोबाइल के बच्चा खाना भी नहीं खाता है, स्कूल से आता है तुरंत टीवी देखने बैठ जाता है, बहुत बहुत समय स्पेंड करता है वो टीवी और मोबाइल देखने में। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मोबाइल देता कौन है? पेरेंट्स देते हैं। अगर आदत लगाने की बात कहा जाए, तो जैसे ही जब बच्चा 2 साल 3 साल के जब होते हैं और मम्मी के जब कुछ काम होता है और जब बच्चे रोते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है कि मोबाइल क्या है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा जो धरती पे गिरता है, तो एकदम स्पंज की तरह होता है और उनको नहीं पता होता है मोबाइल क्या है, चाहे वगैरह-वगैरह क्या है। तो आप जैसे स्पंज को यदि हम क्लीन वाटर में डालेंगे, तो क्लीन वाटर सकिंग करेगा, क्लीन वाटर उसमें खींच लेगा और स्पंज को यदि डर्टी वाटर में डालते हैं, तो वहाँ से गंदा चीज़ों को खींचेगा। हाँ, कर लेगा। हाँ, सक कर लेगा। इसी तरीके से जब बच्चा जब रोता है, मम्मी कुछ काम कर रही होती है, तो मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा जब आता है कि मम्मी मम्मी मुझे खेलना है, तो उस समय जो माताजी होती है, तो उस समय कुछ सीरियल देख रही होती है। उस समय बोलती है कि देखो बाबू, मैं एक सीरियल देख रहा हूँ, तब तक तू लो इस मोबाइल में कोई वीडियो गेम खेल लो या कोई कार्टून देख लो। तो ये चीज़ क्या होता है, धीरे-धीरे एक आदत सी लगी जाती है। इसी प्रकार जब अ, पापा जी के पास जाता है, तो पापा जी कोई ना कोई काम में बिज़ी रहते हैं, चाहे कोई उनका फ्रेंड आया रहता है, उनसे बात करने में लगे रहते हैं, तो उस समय भी वो वही चीज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं हम मानते हैं, ये पेरेंट्स पे ही ये जो मोबाइल एडिक्शन हो रहा है, इसका फुल टू फुल पेरेंट्स ज़िम्मेवार है। तो चलिए, आदत तो लगा दिए हैं, तो इनको आदत छुड़ाने का ये मैं बताता हूँ कि उन्हें आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। क्योंकि जब तक वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो मोबाइल पे ही लगा रहेगा। अभी अभी तो इतना हो जाता है कि बच्चे कहते हैं कि यदि आप मोबाइल नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो इस चीज़ को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जब बच्चा जब धरती पे आया था, तो 30 मिनट्स बाद या और 1 ऑवर आफ्टर वो रोकर आपको बताया था कि मुझे भूख लगी है। तो जब उस समय उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे माताजी कौन है, मेरा पिताजी कौन है,
उनको कुछ नहीं पता होता। उस समय उन्हें रो कर बताया कि मुझे भूख लगी है, तो आप ही अपने बच्चे को यदि खाना नहीं खाता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन मोबाइल नहीं देना है। उसे धीरे-धीरे इन्वॉल्व करना है फिजिकल एक्टिविटी में। जैसे जब वो उसका जब खेलने वगैरह का टाइम होता है तो आप उसके साथ जाइए खेलिए। काहे ना आप घर में ही तकिया फाइटिंग कीजिए या कोई मस्ती धमाल कीजिए। यदि उसे नहीं होता है तो आप अपने बच्चे को कोई आस-पास का जो पार्क है उसमें ले जाइए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक नेचुरली से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। नेचुरली चीज़ पे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा उससे कि बच्चे जो होंगे वो खेलेंगे और उससे स्वास्थ्य भी सही रहेगा और एज़ ए एक्सरसाइज़ के तौर पे भी काम होगा और जब वो घर पे आएँगे तो खाना खाएँगे, पढ़ेंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेट नाइट तक जगे रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आता है। तो जब फिज़िकल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व करेंगे, तो थके भी रहेंगे, तो उन्हें टाइम पे नींद भी आ जाएगा। तो ये मोबाइल एडिक्शन का मैं कहूँगा कि फुल टू फुल पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं और इसको चाहेंगे तो पेरेंट्स छुटा सकते हैं, हटा सकते हैं मोबाइल एडिक्शन से, लेकिन उनको अपने बच्चे के प्रति टाइम देना पड़ेगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें बच्चों को समय देना चाहिए, उनके साथ एन्जॉय करना चाहिए। इससे क्या होगा वो डाइवर्ट हो जाएँगे टीवी, मोबाइल से दूर होके वो फिज़िकली एक्टिविटी में डाइवर्ट हो जाएँगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे और जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं वो थक जाएँगे और थक के वो आराम की नींद भी ले सकते हैं। तो सर आज के बच्चे ना बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत स्टबर्न हो गए हैं, पेरेंट्स का कहना नहीं मानते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, जब बच्चे का हर डिमांड आप यूँ ही पूरा करते जाएँगे, जो बोला उसको करते जाएँगे, तो क्या होगा कि वो ज़िद्दी होते जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ को आप सडनली में मतलब जो चीज़ माँगा उसे क्यों आप दे देंगे, तो उसे लगेगा कि नहीं ये चीज़ जो है हम जो माँगते हैं वो ये देते जाते हैं। तो यदि कोई भी सामान वो माँगता है तो कुछ देना है, कुछ उसको पॉज़ भी करना है, 1 दिन बाद भी देना है, 2 दिन बाद भी देना है और ये चीज़ इतना ज़रूरी है कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारा बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि मेरे फ्रेंड जो है आईफ़ोन लेकर आ रहा है पढ़ने के लिए, जो 9वीं 10वीं क्लास में है या 12th में है। अब अपने पेरेंट्स से डिमांड करते हैं कि मुझे आईफ़ोन चाहिए या बाइक चाहिए, तो उस समय भी उन पेरेंट्स को बताना चाहिए उनको 2 चीज़ हो गया, उनको मतलब हटाने के लिए। एक चीज़ आप कह सकते हैं, मैं नहीं दूँगा, ये नहीं करूँगा, डाँटेंगे, फिर ज़्यादा होगा तो 2 चमेटा भी लगा भी देंगे, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। उन्हें बताना है कि देखो बाबू जो मेरा सैलरी इतना है, इतना पैसा आप लोग फ़ी में जाता है, इतना पैसा जो है ईएमआई में भरते हैं और इतना जो पैसे हैं इसमें जो घर के राशन चलते हैं और साथ-साथ जो बचता है वो हम म्यूचुअल फंड में उसको हम सेव करते हैं ताकि तू जब बड़ा हो सके तो हम तुम कोई बिज़नेस कर सके या फैक्ट्री लगा सके, तो उसके लिए हम रखते हैं। अब ये तुम बताओ कि कहाँ से तुम्हें कौन-सा जो जो बैलेंस है, कहाँ से बैलेंस करके तुम्हें आईफ़ोन या बाइक दिलवाया जाए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं बियर करने के लिए, आपकी स्टडीज़ भी हैं, आपकी पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा आता है, आपके कपड़ों पे भी खर्चा आता है, घर के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं, तो हम एक और एडिशनल खर्चे के लिए कहाँ से पैसा लाएँ। हाँ, तो उनको हम आराम से इस चीज़ करके बता सकते हैं। हाँ। अगर डाँटेंगे तो हो सकता है उससे बुरा प्रभाव पहुँचेगा, हो सकता है कि वो आपसे चिढ़ जाए, हो सकता है कि आपसे नफ़रत करने लगेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आप उन्हें एकदम खुलेआम आराम से बताइए कि बाबू मैं इतना में हूँ और इतना में चलना है और बाकी आप देखो कैसे क्या कर सकते तो इससे धीरे-धीरे मुझे लगता है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल चेंज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, हाउ टू हैंडल टीनेजर्स क्योंकि आजकल देखा गया है कि कम उम्र में ही एक बच्चा या बच्ची अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत अट्रैक्शन उनको बहुत अर्ली एज में ही होता है। तो उसके बारे में आप क्या क्या सलाह देंगे? देखिए इसे हम पवर्टी कहते हैं, यौन अवस्था। यौन अवस्था की उम्र होती है 10 साल से ऊपर और 16 साल के आसपास में और जब
बच्चे जो होते हैं, बच्चे या बच्चियाँ होते हैं, जब यौन अवस्था में एंट्री करते हैं, तो उनके अंदर नाना प्रकार के हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज़ होते हैं और इमोशनल भी रिलीज़ होते हैं। तो ये प्राकृतिक है और इसमें क्या होता है कि एक-दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसमें ये नेचुरली है। नेचुरल प्रोसेस। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है इसी एज में थोड़ा-सा पेरेंट्स को गाइड करना होता है, ध्यान देना होता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे समझते हैं कि मेरा बच्चा 10 साल है, 12 साल का तो हुआ ही है। तो अभी इसे क्या किया जाए, जब बच्चा बड़ा होगा तो किया जाएगा। तो ये जो हार्मोन जो रिएक्शन करते हैं, रिलीज़ होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, इसका नेगेटिव ये इसका जो है नेचुरली प्रोसेस है। इसमें हम यही उपाय कर सकते हैं, उनको हम बच्चे के साथ टाइम बिताना है और क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, उस बच्चे हो या बच्चिया को बताना पड़ेगा। क्या हमें डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ ये हाँ, बात? बिल्कुल, बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए और इंडिया के छोड़कर और जितने भी फॉरेन कंट्री है इसमें लोग बच्चे से डिस्कशन करते हैं हुँ। ताकि आगे जाके गलत ट्रैक पे ना जा पाए। हुँ। स्कूल में ये शिक्षा अभी तक इंक्लूड नहीं है, बहुत कम स्कूलों में होगी, मगर स्कूल में ये नहीं दी जाती, तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों के साथ ये सारा डिस्कशंस करें। हाँ, आज ये हम बताएँ कि आज ये आप फ्रेंडली ही बन के उसको आप इस चीज़ को समझाइए, डिस्क्राइब कीजिए बढ़िया से ताकि वो गलत ट्रैक पे नहीं जा पाए, इस बच्चों तरीके के से। साथ फ्रेंडली कम्युनिकेशन एक क्रिएट किया जाए, सो दैट कि बच्चा अपने दिल की बात अपने माँ-बाप से कह सके और हम उनको अच्छे से गाइड कर हाँ, बिल्कुल जब आप बच्चे से इमोशनली जब कनेक्ट रहेंगे, तो आपको वो पूरा दिल का बात हुँ। ओपनली बताएगा आपको। ये किससे झगड़ा करके आया, किससे मारपीट करके आया, क्या हुआ? तो उसका मेन वही एक ही रीज़न है, आप जब तक आप अपने बच्चे से जब तक आप इमोशनली कनेक्ट नहीं रहेंगे, हुँ, हुँ। तब तक वो नहीं बताएगा। हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर गणेश, आजकल के बच्चों को झूठ बोलने की आदत बहुत लग गई है। वो छोटी-छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं। बाहर कुछ करके आते हैं, पेरेंट्स को कुछ बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? हम वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं बच्चों के अंदर? देखिए जब बच्चे जब सच बताया था, पहला कोई गलती करके जैसे कोई सामान तोड़ दिया था, टूट गया था, तो बताया था, तो उसे बहुत मार पड़ा था, बहुत डाँट पड़ा था, तो उस सच को छुपाने के लिए वो झूठ बोलता है। वो वो नहीं सोचता है कि मुझे मार मिले, मुझे डाँट मिले, तो अपने साझा को छुपाने के कहीं कारण वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। पहले भी बताया था कि जो बच्चे जो हैं एक एकदम गिल्ला जो कच्चे घड़े का जो मिट्टी जैसे तैयार करते हैं, कोमल होते हैं और जैसे अ, उनको जिस रूप में ढालेंगे उस रूप में होंगे। साथ ही साथ एक चीज़ वहाँ पे हम लोग पैरेंटिंग में मिस्टेक करते हैं। जैसे आप घर पे बैठे हुए हैं, किसी का फ़ोन आया, तो आप बोल दिए कि नहीं-नहीं मैं आरा हूँ या पटना हूँ या कहीं भी हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, अरे पापा जो है झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि जब पापा घर में रहते हैं और कोई उनको बुलाने के लिए आता है तो अपने बेटे से ही बुलवाते हैं कि जाके बोल दो घर पे नहीं है। तो वो ये क्या हो रहा है सब? ठीक है। हाँ, तो कहीं न कहीं ये ऑब्ज़र्व कर रहा है और आप ही से ही सीखता है और माहौल से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो बच्चे को जब आते हैं तो उसे कुछ नहीं पता होता है, एकदम वो फ्रेश रहते हैं तो उसमें हम लोग का अपना माहौल और उनके साथ बिहेवियर को चेंज करेंगे, तो बच्चे जो है झूठ नहीं बोलेंगे। यदि अगर झूठ बोलते हैं, तो कैसे पकड़ेंगे? ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब वो झूठ आपसे बोलेगा तो आपसे जो है नज़रें छुपाने लगेगा, जो आई कॉन्टैक्ट जो होता है, वो नहीं मिला पाएगा और अपने मन से बनाई हुई कहानी रचेगा, कि जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था, तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो नाना प्रकार के बहाने करेगा और कुछ चीज़ें अगर पूछेंगे कि बाबू ये कैसे तोड़ दिया? तो ऐसे बोलेगा, मैं नहीं जानता। मतलब वो मतलब एक नाटक करेगा कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो इसी तरीके के बहुत सारे हैं टिप्स जो आप जान सकते हैं कि मेरा बच्चा झूठ बोला। जैसे कोई अ, उससे पूछिए आप, कोई गलती किया है, तो सामान्य आवाज़ से ऊँची आवाज़ में जो उसको जवाब देगा। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा ये झूठ बोल रहा है।
सो बहुत अच्छी टेक्निक्स आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हमें बच्चे को पकड़ना कैसे है, अगर वो झूठ बोलता है तो हमें हमें पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहिए। सर जंक फूड की बात करें, आजकल जंक फूड बहुत चल रहा है, हर बच्चा जंक फूड के लिए बहुत डिमांड करता है कि मुझे बाहर का खाना है, मैगी, चाउमीन और ये सारी चीज़ें खानी है। तो उससे कैसे बचा जाए? बच्चा घर का खाना खाता नहीं है, रोटी से मन चुराता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा घर का और हर घर का मुद्दा बनता जा रहा है। जंक मीन्स कचरा, फूड मीन्स खाना। तो नेम इटसेल्फ कैन एबल टू अंडरस्टैंड कचरा खाना। तो देखिए क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, जो आपसे लगाव होता है, तो आपके माइंड में भी कुछ जो होते हैं केमिकल जो है रिलीज़ होते होते हैं। तो जैसे ही आप देखते हैं कि ये बना हुआ है, तो उसमें जो है बच्चे जो है उस पे आकर्षित होते हैं। बच्चे को क्या होता है कि कलरफुल लाल, रेड, येलो उससे ज़्यादा लगाव होता है। और जो विभिन्न प्रकार के जो मार्केट में फूड्स अवेलेबल होते हैं, उस पे उनको ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये सब खाने से क्या होता है कि उसमें नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार का उसमें केमिकल यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ मतलब उसको में टेस्ट बदलने के लिए बहुत सारे वैरायटी चीज़ को हम उसमें इंक्लूड करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो जंक फूड पे हम लोग बच्चे जो है ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उनको इस चीज़ को मना करना है। तो मना करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट है। यदि आपके बच्चे के पास नूडल बहुत उसका लाइक करता है, तो आप उसे क्या करें कि आप नूडल ज़्यादा मात्रा में नहीं लें, थोड़ा-सा मात्रा में लें और उसमें वेजिटेबल्स को मिक्स करें। और मिक्स करके उसमें हेल्दी फूड जितना भी है, हेल्दी जो मटेरियल है उसमें यूज़ करें और उसे खिलाएँ। और साथ ही साथ क्या करें कि बच्चों को कलरफुल चीज़ें जो पसंद होती हैं, तो उन्हें ब्रेकफ़ास्ट में अलग-अलग प्रकार का कलर जो फ्रूट्स होते हैं, अलग-अलग शेप में काट के उसे थाली में देंगे, तो बच्चे उसे इंटरेस्ट लेके खाएँगे। और साथ ही साथ जब उसे डिनर पे कराना हो, तो जैसे रोटी बना रहे हैं, तो रोटी बना रहे हैं तो उसमें एक अलग-अलग शेप का तरीका से बनाया है, कोई राउंड बनाया है, कोई स्क्वायर में बनाया है, कोई कोई ट्रायंगल में बनाया है। तो बच्चे को उस पे खिंचाव खिंचाव की ज़रूरत है। उसमें कुछ थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कुछ लगाकर मतलब डेकोरेट करके डेकोरेट कर हाँ, डेकोरेट करके आप उसको अट्रैक्टिव वे में हम उसको बच्चे को प्रेज़ेंट हाँ, करें। क्योंकि उसी से वो खींचता है, खिंचाव होता है, लगा होता है और वो चॉइस के साथ खाएगा और बच्चे जो है जंक फूड से दूर हो जाएँगे। मुझे लगता है हमारी भारतीय रसोई, भारत जो घर की किचन है वो बहुत कैपेबल है इन सब चीज़ों को करने में। तो हमें घर से ही बच्चों को अट्रैक्टिव चीज़ें बना के खिलानी चाहिए इंस्टेड कि वो बाहर जाएँ और बाहर वो जंक फूड खाएँ। और उसे बताना है कि एक चीज़ और भी बताना है कि देखो तुम्हें जंक फूड खाना है, तो हमारे घर का रूल्स है, रेगुलेशन है कि आपको वीक में 1 डेज़ ही मिलेगा। और इसमें क्या होता है रूल्स में कहीं-कहीं फ़ॉल्ट हो जाता है। अब मम्मी बोली कि नहीं मुझे आपको सप्ताह में 1 ही दिन मिलेगा और जाके मम्मी मना कर दी तो फिर पापा के पास जाता है। तो पापा के पास बोलेगा तो फिर पापा खिला देंगे, तो वहाँ पे रूल जो है ब्रेक कर जाता है। तो एक बच्चे का परवरिश हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, एक यूनिटी रहना चाहिए। हुँ। माता-पिता चाहे जो भी घर में है, ये मतलब जो रूल्स लग गया, तो लग गया, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं होना चाहिए। हाँ, इससे डिसिप्लिन भी आएगा हाँ। और बच्चे को रहेगा कि हाँ, जो मेरे मम्मा ने कहा है वो पापा भी सेम कहेंगे। ऐसा ना हो कि मम्मा ने कुछ बोल दिया वो पापा के पापा एग्री कर गए उस चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो आगे से उसकी हैबिट हो जाएगी और फिर अगर मम्मी ने मना कर दिया तो पापा एग्री कर जाएँगे, तो फिर वो पापा से वो अपनी डिमांड पूरी करवा हाँ, लेंगे। उस पे काम नहीं हो वो पाएगा। काम नहीं हो पाएगा, करेक्ट। डॉक्टर गणेश, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बाय द पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रंस, आज के समय में फादर भी ऑक्यूपाई रहते हैं, फादर जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को, उधर मदर भी आज के समय में देखा गया है कि वो भी नौकरी पेशा हैं, वो भी जॉब करती हैं, बच्चों के पास बच्चों के साथ समय बिताने के लिए पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा, आप जो चीज़ भी कर रहे हो, आप बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा आप इनकम ऑफ सोर्स सोर्स बढ़ाए हुए हैं, ज़्यादा अर्निंग हो रही है और किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे। बच्चे के लिए कर रहे हैं और बच्चे में ही
परवरिश 100% ढंग से नहीं हो पाएगा, तो वो जो है वेस्ट है। मैं बताना चाहूँगा कि आप कितना भी बड़े से बड़े आप स्कूल में नाम लिखवा लीजिए, जब तक घर पे अच्छी तरीके से परवरिश नहीं करेंगे, जब तक उसे अच्छे से टाइम नहीं देंगे, आपके बच्चे में 100% कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो मैं उन पेरेंट्स से कहूँगा कि आप थोड़ा-सा जो भी आपका वर्क है, उसमें थोड़ा-सा कम दें समय, लेकिन माता-पिता किसी एक को बच्चे के प्रति थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल इसमें टाइम बिना टाइम दिए हुए काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा चीज़ें जो सीखेगा वो घर से ही सीखेगा। हाँ, बिल्कुल सीखेगा क्योंकि अ, बच्चे को जब तक टाइम नहीं देंगे, जब तक इमोशनली कनेक्ट नहीं होगा, आप क्या करेंगे कि टाइम से आएँगे, टाइम से चले जाएँगे, फिर बच्चे के पास ना पूछने के लिए समय रहेगा आपके पास कि क्या पढ़ा, क्या लिखा? तो मैं चाहूँगा कि टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे को। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं समझे कि मैं बच्चे का हर डिमांड पूरा कर दे रहा हूँ। बच्चे का पूरा खिलौने से मैं भर दे रहा हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बच्चे को खिलौने ना दें, उनको टाइम की ज़रूरत है। खिलौने से ज़्यादा बच्चे को टाइम की ज़रूरत है। टाइम की ज़रूरत। टाइम की ज़रूरत है। डॉक्टर गणेश, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल देखा भी ये जा रहा है कि पेरेंट्स जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं। हाथ उठा दिया बच्चों के ऊपर, या वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स आजकल दोनों ऑक्यूपाई रहते हैं, दोनों बिज़ी रहते हैं। तो वो खुद भी इरिटेट रहते हैं, बच्चे ने कुछ पूछ लिया, वो इरिटेशन से आंसर दे रहे हैं। इसमें बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे का भी बिहेवियर चेंज हो रहा है धीरे-धीरे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? हुँ। बहुत सारे मम्मी और पापा जो होते हैं, वो समझते हैं कि मतलब जब बच्चा फ्री होता है तो उनसे डाँटने लगते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, और जैसे ही कोई गलती करता है तो उसे टोक देते हैं, उसी टाइम टोक देते हैं। तो ये सब टोकना नहीं चाहिए, आप उसे पूरे दिन का आप आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि जब उस समय जब आप उसे टोकेंगे तो उस दूसरे मूड में रहता है, वो नहीं समझ पाएगा। जब उसको जो बताना है तो आप 3 समय पे आप बताएँ उसे। सबसे पहले जब जब बच्चा उठता है, जब उठने की होता है, तो मम्मी उसे पहले 5 मिनट जो है उसे हग करे। उसे कॉन्शियस माइंड में बच्चा रहता है। और उस समय बोलना है कि बाबू उठ जा, चाहे जो भी है, उसे बढ़िया से प्यार से बात करना है। उसके बाद उसे अच्छा से फ्रेश करना है, फिर पढ़ने भेजना है। पढ़ने के बाद जब वो स्कूल से आता है, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स से पूछते हैं, "तू क्या पढ़ा? ये किया कि नहीं किया? वो किया कि नहीं किया?" मतलब बहुत विभिन्न-विभिन्न प्रकार के जब क्वेश्चनें करने लगते हैं, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए। जब बच्चे जब घर पे आते हैं, तो उसे आप फिर 5 मिनट हग करें और उसे बोलें कि ब बाबू, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और आपने क्या-क्या किया? क्या और करना चाहिए, मतलब उनसे थोड़ा-सा घुल-मिल होना है। और जब वो फिर खाना-पीना खा लेता है, फिर जब खेलता है, कूदता है, तो उसमें आप देखते जाइए कहाँ-कहाँ पे बच्चे जो है हमारा गलती कर रहा है। तो जब वो स्लीपिंग मूड में जाता है, जब खाना-पीना पढ़ने के बाद जब जाता है, तो फिर उसे माताजी उन्हें हग करें और हग करके बताएँ कि बेटा, ये जो आपने गलती की है, क्या ऐसा करना चाहिए था क्या? तो वो बोलेंगे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जो गलती किया है उसे रिमाइंड करके, हग करके उसे बताना है, "ओ बेटा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है।" तो क्या होगा कि धीरे-धीरे वो सुधार होगा। तो मतलब हमेशा आप रिएक्ट करेंगे तो वो जो हो, वो जो चीज़ें हैं, वो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में लेके चला जाएगा। तो मेरे कहने का कंसर्न ये है कि आप पूरे दिन का एक ऑब्जर्वेशन बनाएँ, ऑब्ज़र्व बनाएँ कि कब मेरा बच्चा किस चीज़ पे गलती किया। उस चीज़ को एक समझाने का भी एक समय होता है। तो अ, कहीं भी और पब्लिक प्लेस में भी आप बच्चे को रिएक्ट नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो बहुत असहज फ़ील करता है और धीरे-धीरे उसका इमोशनल कप खाली हो जाता है, तो फिर दूसरी जगह जाने की कोशिश करता है इमोशनल कप भरने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक साथ
बैठे और जब समय हो तभी बताएँ उसे। टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जब बच्चा कोई गलती करके आए, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स भी बहुत एग्रेशन में होंगे कि बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया, तो वहां पर थोड़ा सा वो पॉज लें, हाँ। थोड़ा सा रुकें, और जब माहौल थोड़ा सा शांत हो जाए, जब बच्चा भी रिलैक्स हो जाए, और तब हम उससे बात करें कि बच्चे, ये गलती जो आपने करी है ये नहीं होनी चाहिए, आगे आप इसको मत दोहराइएगा। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे भी उस समय हाइपर रहते हैं, डिप्रेस में रहते हैं, उस समय यदि आपको आप भी कुछ बोल देंगे और फिर बच्चा तो डिप्रेस में है ही, कुछ गलती करके आया तो घबराया ही है और उसमें कुछ बोलेंगे तो आपको भी खुद बोल देगा। तो आपको भी एक बुरा असर होगा कि मुझे मेरा बेटा ने ऐसे कुछ बोल दिया। ऐसे कुछ बोल रहे, क्योंकि उस समय में भी पलट के जवाब आ सकता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा भी उस समय में एग्रेशन में है, पेरेंट्स भी एग्रेशन में है, तो वो एग्रेशंस को हमें ना फोकस करते हुए थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, और जब बच्चा कूल और काम हो, तब हमें उससे ये सारी चीजें डिस्कशंस करने चाहिए। तो डॉक्टर गणेश, आप बच्चों के साथ इतना इंटरेक्शन करते हैं, आप स्कूल भी चलाते हैं, तो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशंस होते होंगे, बच्चों के साथ भी आपके डिस्कशंस होते हैं, तो देखा ये गया है कि बच्चे का आजकल का जो फ़ोकस है, बच्चे का जो फ़ोकस है वो पढ़ाई पे नहीं है। तो हम बच्चे का कंसंट्रेशन और फ़ोकस कैसे बढ़ाएँ बच्चे का पढ़ाई के ऊपर? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने अपेक्षाओं को थोपते हैं। जैसे वो बनना चाहते थे कि हम डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, तो वो नहीं बन पाए। तो इस चीज़ को अपना जो नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को पहले देखेंगे कि बच्चे जो है करना क्या चाहता है? बच्चा का किस चीज़ पे रुझान है? किस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उस चीज़ को पहले हम उन्हें बताएँगे कि ये चीज़ ऐसे होता है, इतनी ईयर का होता है, इसमें इतने इनकम हो सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन को महत्व बताना पड़ेगा कि ये एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पे अच्छे आदमी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम धीरे मतलब स्टार्टिंग पीरियड से ही उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, बताएँगे, समझाएँगे और उस माहौल में भी रखेंगे। उस माहौल में रखना ज़रूरी है क्योंकि आपके बच्चे जो है किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, तो वो भी एक डिपेंड कर रहा है कि आपके बच्चे का फ़ोकस कैसा है। जैसे कोई बच्चे जो है आर्ट की तरफ जा रहा है और आपका बच्चे का फ़ोकस कहीं और है, तो वो मैच नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को देखना है और समझाना है, स्टार्टिंग पीरियड से समझाना है इसे। मतलब बेनिफिट्स हमें बताने चाहिए हाँ, बच्चे को कि बताना है। इसका क्या बेनिफिट्स है, आपने बड़े होकर ये बनना है, तो अभी से ही बच्चा फ़ोकस करना शुरू कर देगा। और एक चीज़ और है सर कि जब हम कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करना चाहिए, बच्चे मोबाइल मत देखो या कुछ मतलब जो अगरा-वगरा है आप नहीं करें। लेकिन बच्चे क्या देखते हैं कि मम्मी और पापा टीवी असन कर रहे हैं, दादाजी टीवी असन कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं जब फ्री होते हैं ना, तो हम भी टीवी देख लें। सो डॉक्टर गणेश, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बच्चे को पैसे की वैल्यू कैसे समझाई जाए? बच्चों को पैसे के वैल्यू सिखाना एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो धीरे-धीरे बड़ा होते जाता है और उसे पैसे के वैल्यू अगर नहीं समझाएँगे, तो आगे जाके वो बहुत परेशानी में पड़ सकता है। तो उन्हें शुरू से ही एक हम उन्हें एक गुल्लक देंगे, जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वीक में अपने क्षमता के अनुसार कुछ पैसे उन्हें देते हैं, खर्चे पाने के लिए। तो उसमें वो क्या करे कि उन्हें एक साथ-साथ गुल्लक भी दे और बताया कि कुछ पैसे उसमें बचत करके सेव करके उस गुल्लक में डालना है ताकि आपके भविष्य में ये काम आ सके। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो है समझते हैं कि अभी इससे ही ऐसे क्या करवाना है। लेकिन उन्हें स्टार्टिंग पीरियड से ही एक आदत को हैबिट में बदलना है। यही चीज़ धीरे-धीरे वो बड़ा होते जाएगा। तो शुरू से ये चीज़ सेविंग करना जब स्टार्ट करेगा, पैसे के वैल्यू को समझेगा, तो आगे बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सही, पिगी बैंक की आदत बच्चों को शुरू से ही होनी चाहिए। एज़ पर माय एक्सपीरियंस, अगर बच्चे को हम पेरेंट्स उनको महीने में या हफ्ते में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पैसा दे रहे हैं कि
कुछ जेब खर्ची दे रहे हैं, तो बच्चे को समझाना चाहिए कि इसमें से कम आपने 50%, 60% या 70% आपने अपने गुल्लक में डालना है, पिगी बैंक में डालना है और बैलेंस आप अपना खर्च कर सकते हो, सो दैट कि वही उसकी हैबिट आगे चल के सेविंग अकाउंट्स में तब्दील हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा पेरेंटिंग टिप यहाँ पर डॉक्टर गणेश ने हमको बताया है। सर, अब हम अपने इस एपिसोड में एंड की ओर हैं। हमने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन किया, डिस्कशंस किए, हमने बहुत सारी बातें करी। पेरेंट को आप आखिरी टिप क्या देना चाहते हैं? पेरेंट को मैं आखिरी टिप यही देना चाहूँगा कि आप आपको बच्चे के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। पहले भी बताया था कि आप कितने भी बड़े स्कूल में नाम लिखवा लें, कितना भी महँगे खिलौने उसके पास रख दें, तो बच्चे को खिलौने से ज़रूरत नहीं है, आपकी टाइम की ज़रूरत है। तो आप अपने बच्चे के साथ प्लीज़ और कृपया करके मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम बिताएँ और कुछ चीज़ें जो है आप अ, टाइम काट कर ही दीजिए, लेकिन बच्चे पे फ़ोकस कीजिए, बच्चे पे टाइम दीजिए, क्योंकि आप बच्चे के लिए ही आप इतने सारे मेहनत करते हैं, इतने सारे रिस्क उठाते हैं और बच्चे ही जब आपके लायक नहीं बनेगा, तो आपकी और मेरी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जब आपके बच्चे सक्सेस हो जाएँगे, तो मैं भी सक्सेस हो जाऊँगा। यही मेरा एक विद्यालय का है रूल्स और मेरा एक पेरेंटिंग होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जब सक्सेस हो जाएँगे, तो मैं भी सक्सेस हो जाऊँगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर गणेश ने आज कही। अगर बच्चे सक्सेस हैं तो हम भी सक्सेस हैं और यही इनका सक्सेस मंत्र है जो आज स्टोरी हमने आपको यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। इंस्पायरिंग स्टोरी थी सर की बहुत ज़्यादा, जहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं और किस तरीके से इन लोगों ने किस तरीके से डॉक्टर गणेश ने पेरेंटिंग टिप्स के दी है यहाँ पर पेरेंट्स को। और यहीं पर आज का सेशन, आज का पॉडकास्ट हम वाइंड अप करते हैं। सो मेरा सभी व्यूअर्स को यही कहना है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर गणेश, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। मैं आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स।